All of us civil engineers face this one problem. जब भी हम घर जाते हैं, हमारे पड़ोस वाले अंकल ये कहते हैं, बेटा घर बना रहा हूँ, जरा देख लो अच्छे से बना कि नहीं. and then all of a sudden we start to question our relevance. And no, you won't be taught this in college or any of the textbooks. And that's why मैंने डिसाइड किया है कि इस चैनल में मैं आपके लिए लाऊंगा एक फुल प्लेलिस्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो आप सभी सिविल इंजीनियर्स को आना चाहिए. एंड हु एम आई टू से दिस? I am Manas De, a civil engineer since past 11 years. I am an IAS officer currently working as executive engineer in CPWD, and in this channel, my aim is to equip all of you engineers with latest civil engineering skills जो आपके करियर को बहुत ज़्यादा एक्सेल करने वाला है. So today is the first video of that series, and आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स जो आपको बिना किसी सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज के भी आना चाहिए. And literally nobody is going to teach you anywhere in your textbook or college. आपके प्रोफेसर्स तो बिल्कुल नहीं सिखाएंगे. Do let us know in the comment box अगर किसी भी कॉलेज में कोई प्रोफेसर्स इस तरह के बेसिक सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स सिखा रहे हैं. It will be really enlightening for all of us to know कि ऐसा कौन सा कॉलेज, कौन से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो ये सारी स्किल्स को दे रहे हैं. Even after you pass out of your college, even after 1 year working at site, you won't learn these basic civil engineering skills. And अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तब तो आप बिल्कुल भी नहीं सीखोगे. And this is what is missing in our curriculum. There is a huge gap between what is taught and what is actually required in the market. So, to cut the long story short, आपको basics of civil engineering आना ही चाहिए. So, without any further delay, for knowing the basics of civil engineering, let us jump to site. Okay, हम आ चुके हैं साइट पे. और यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ को. सबसे पहले लेंथ को समझने के लिए इसके बेसिक यूनिट्स को जानो. सबसे पहला यूनिट होता है मीटर्स, फिर सेंटीमीटर, फिर फीट. ना सिर्फ आपको इसके कन्वर्जन्स आने चाहिए बल्कि आपको एक्चुअल में ये कितने डिस्टेंस के होते हैं इसका भी विजुअलाइजेशन होना चाहिए. सबसे पहले हम मीटर टू सेंटीमीटर कैसे करते हैं. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये जान के रखो. 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, ये भी जान के रखो. 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं एंड 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है. अब इसको अच्छे से समझने के लिए मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं. जैसे कि ये एक टेप, ये टेप 19 mm का टेप है एंड 5 मीटर का लेंथ है. एंड इस टेप में जैसे कि आप देख सकते हो, इस टेप में 2 यूनिट्स दिए हुए रहते हैं. पहला यूनिट सेंटीमीटर में होता है एंड दूसरा यूनिट इंचेस में होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू गाइज, जितने भी लोग आप सिविल इंजीनियर्स हो, ऑल ऑफ यू शुड पोजेस दिस टेप. एक स्टील टेप है जो 19 mm का होता है एंड 5 मीटर्स के स्टैंडर्ड लेंथ बहुत ही सस्ते रेट्स में मिल जाते हैं. आप कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हो एंड इट शुड बी विथ यू थ्रू आउट योर इंजीनियरिंग करियर. नाउ आपको इस टेप का करना क्या है. सबसे पहले तो आपके सराउंडिंग के जितने भी मेजरमेंट्स हैं उनको आप नापते रहो. अगर आप अपने घर पे रह रहे हो तो आपके घर पे यूजुअली 2x2 के टाइल्स लगे हुए रहते हैं. अभी जहाँ पे हम एक साइड पे खड़े हैं यहाँ पे 2x4 यानी कि 2 फीट बाई 4 फीट के टाइल्स लगे हुए हैं. अगर हम मीटर्स में बोलें तो इट इज 600 mm बाई 1200 mm के टाइल्स लगे हुए हैं. तो वो टाइल्स कुछ इस तरह के होते हैं. नाउ उसका अगर हम मेजरमेंट देखते हैं, सो यू कैन सी द मेजरमेंट ऑफ 1200 mm. So 1200 mm looks like this. So this is the length of 1200 mm. Similarly 600 mm कितना होगा? This is 600 mm. So ये एक स्टैंडर्ड लेंथ है. आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट से 6 फीट के रेंज के आपके हाइट्स होंगे, वो आप माइंडफुल रखो. बी माइंडफुल ऑफ द बेड्स अराउंड यू. अगर आप हॉस्टल में हो, सिंगल बेड है तो 3 फीट बाई 6 फीट का बेड होगा. अगर आप घर पे हो तो 6 फीट बाई 7 फीट का या 6 फीट बाई 6 फीट के बेड्स होंगे. टीवी यूनिट्स, मेजरमेंट, फ्रिज के मेजरमेंट्स, हर एक यूनिट्स का मेजरमेंट आपको आना चाहिए. सो फ्रॉम नाउ ऑन बी माइंडफुल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू. आप उनके मेजरमेंट्स कितने होते हैं आपको पास पता होना चाहिए. फॉर दैट यू कैन यूज दिस टेप एंड इन मंथ्स और 2 you will get an idea of how much the lengths actually look like. Similarly, area measurements के लिए हमें क्या कुछ units यूज करने पड़ते हैं. Area measurements हम मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट में यूज करते हैं. So first of all we have to know कि स्क्वायर फुट टू मीटर स्क्वायर का रिलेशनशिप क्या है. 1 मीटर स्क्वायर में 10.76 स्क्वायर फीट होता है. हाउ डज इट कम? मैंने अभी बताया था कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो स्क्वायर अगर आप करते हो तो इट बिकम्स 10.76 स्क्वायर फीट. So that's why 1 meter square is 10.76 square feet. Now,
एक्चुअल में ये मीटर स्क्वायर होता कितने का है इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप एक स्टैंडर्ड रूम का साइज देखते हो तो इट इज़ यूजुअली, अगर आप घर पे रह रहे हो तो इट इज़ यूजुअली 3 मीटर बाई 3 मीटर और 10 स्क्वायर मीटर के आसपास का अप्रॉक्सीमेट एरिया होता है। सो लुक अराउंड योर होम एंड आपको पता चल पाएगा कि उसका एरिया कितना होता है। अगेन, अगर आपका हॉस्टल में हो या फिर आपका घर बड़ा है तो आई हाईली एडवाइज कि यू यूज़ दिस टेप टू टेक द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर रूम एंड आपको पता चल पाएगा कि वो एक पर्टिकुलर जो एरिया आ रहा है वो कितने का होता है। सी हाउ बिग इज दिस रूम, दिस इज 5 मीटर बाई 6 मीटर, दैट इज 30 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस एंड यू कैन सी दैट स्पेसिंग ऑफ द रूम कितना बड़ा एंड कितना स्पेशियस लगता है। यहाँ पे जो विंडोज हमने लगा रखे हैं ये कितने बड़े लगते हैं। सो दिस इज हाउ यू गेट एन आइडिया ऑफ द बेसिक एरिया कितना होना चाहिए। सिमिलरली आप ये भी जान के रखो कि 1 एकड़ में कितना एरिया होता है। 1 एकड़ इज 4046 स्क्वायर मीटर्स। तो यूजुअली अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपका जो फुटबॉल फील्ड होगा उसका एरिया कितना है आपको एक अंदाजा एस्टिमेशन लगाना है। वंस यू आर थ्रू द एस्टिमेट्स ऑफ द लेंथ ऑफ अराउंड 5 मीटर 6 मीटर 10 मीटर इन अ कपल ऑफ मंथ्स, आप गेजिंग से पता लगा सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कितना है आपके फुटबॉल फील्ड का एंड वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1 एकड़ का कितना स्पेस होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग। आप कहीं भी कोई लैंड देखते हो तो आपको पता चलना चाहिए लैंड देख के कि उस लैंड का एरिया कितना है। इट मे बी इन स्क्वायर मीटर, इट मे बी इन एकड़, हर चीज़ का एस्टिमेशन आपके पास गेज एस्टिमेशन आना चाहिए। लेंथ एंड एरिया के बाद आप मेजरमेंट करना है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मेजरमेंट क्यों करना पड़ता है? जब भी आप किसी रूम में HVAC डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पे आपका इनपुट एयर एंड आउटपुट एयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस किसी रूम का वॉल्यूम पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि लेंथ एंड एरिया का आपको गेज एस्टिमेशन आना चाहिए। जैसे जैसे आप लेंथ एंड एरिया का गेज एस्टिमेशन करने लग जाओगे आपको वॉल्यूम का भी एस्टिमेशन आना शुरू हो जाएगा। फॉर नाउ इतना याद रखो कि 1 मीटर क्यूब में 35.31 फीट क्यूब होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फिट एज वेल एज मीटर दोनों का ही बहुत वाइड यूज होता है हमारे कंट्री में। सो डिपेंडिंग ऑन द साइट एंड द पीपल, अगर बहुत पुराने लोग हैं तो फीट में यूज़ करेंगे, नए लोग हो तो आप लोग मीटर्स में यूज़ करोगे। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू मस्ट बी हैविंग आइडिया ऑफ फिट एज वेल एज मीटर्स। ओके, बेसिक लेंस के बाद अब बारी है उन लेंस को मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट्स को जानने का। एंड सबसे पहले हमारे पास है एक स्टील टेप। नाउ ये स्टील टेप 19 mm का स्टील टेप है। ये आपको मार्केट में विड्थ के हिसाब से डेजिग्नेटेड मिलता है। यूजुअली 19 mm इज द स्टैंडर्ड वन जो आपको मिलेगा एंड इसके जो लेंथ्स होते हैं फ्रॉम 1 मीटर टू 5 मीटर आपको मिलेगा एंड देन मल्टीपल्स ऑफ 5 मीटर्स में मिलता जाएगा। इट गोज अप टू 200 मीटर्स। यूजुअली 5 to 10 मीटर्स के जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं एंड बहुत ही चीप रेट्स में आपको मिल जाते हैं। यू कैन यूज इट for your day-to-day use. Now, these tapes are made based out of IS 1269 Part 2. 3-4 पेज का IS कोड है. If you guys want, you can download it and go through it. It's a very useful one. जहाँ पे आपको इसके बेसिक टॉलरेंसेस, इसके बेसिक डायमेंशंस के बारे में पता चल जाता है. I'm not going to much details of that. Now, the most important part is that आपको ये टेप यूज करने आना चाहिए. You should know how to measure the height. You should know how to measure the width. यू शुड नो कहाँ से टेप को पकड़ना चाहिए, किस एंड में मेजरिंग होता है एंड किस एंड में मेजरर को रहना चाहिए। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी वाइटल अगर आप साइट का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हो तो। नाउ एक बड़ा एडवांटेज स्टील टेप का ये है कि चूंकि ये एक स्टील टेप है सो सैग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप इतना भी लेंथ ले लेते हो तो यू कैन सी इट इज प्रिटी स्ट्रेट, देयर इज नॉट मच सैग हियर। सो सैग कोफिशिएंट का जो करेक्शंस होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है एंड दैट्स वाई इट इज़ मोर एक्यूरेट देन द FRP टेप्स। सो दैट्स इट फॉर स्टील टेप एंड नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट FRP टेप्स। ओके, नाउ वी आर हैविंग FRP टेप्स। नाउ ये FRP टेप यूजुअली 20 मीटर्स 30 मीटर्स या उससे लॉन्गर डिस्टेंस को नापने के लिए होता है। नाउ दीज FRP टेप्स आर मेड अप ऑफ क्लॉथ और FRPs एंड यहाँ पे आपका 2 एंड में मेजरमेंट्स दिए जाते हैं। एक साइड में आपका मेजरमेंट सेंटीमीटर में होता है, अनदर साइड में आपके मेजरमेंट्स इंच में होते हैं। सो अगेन इट सर्व्स ड्यूअल पर्पस एंड डिपेंडिंग ऑन द पर्सन you can take the measurements. Now, advantage of this tape is it can be used to measure longer distances, but the disadvantage is that ये sag होता है. Now you can see that if I take this tape and extend it over distance,
देयर इज अ वेरिएशन ड्यू टू विंड, अभी विंड ब्लो कर रहा है एंड इट इज वेरिंग एज पर विंड, सो दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाते हो तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे सैग होता है, सो सैग करेक्शन, सैग कोफिशिएंट को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सो दिस स्टेप शुड बी यूज्ड वाइजली एंड विथ कॉशन। ओके, दैट्स इट फॉर FRP टेप्स एंड नाउ हम जानेंगे कि स्मॉलर मेजरमेंट्स कैसे किया जाता है। सो विल नाउ सी वर्नियर कैलिपर। सो नाउ वी हैव वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह का होता है एंड यहाँ पे जो मेजरमेंट्स आप लेते हैं दो तरह से ले सकते हैं। एक ये डिजिटल फॉर्म में आता है, आजकल डिजिटल फॉर्म में आ गया है। द वन विच आई एम हैविंग राइट नाउ इज अ डिजिटल वन एंड यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का अगर मेजरमेंट करना चाहते हो तो सिंपली यू जस्ट हैव टू ओपन इट लाइक दिस एंड जिस भी चीज़ का मेजरमेंट आपको करना है उसको आपको रखना है एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस इट एंड प्रेस द बटन, यू विल गेट exact measurements to the seconds of millimeter in this vernier caliper. अगर आपके पास एनालॉग है, डिजिटल नहीं है, तो एनालॉग को भी मेजरमेंट करने का बहुत ही इजी तरीका है। आप किसी भी मेजरमेंट के जो यूजर मैनुअल होता है उसमें आप देख सकते हो, इट्स वेरी इजी एंड यू कैन मेजर अप टू सेकेंड, यानी कि 2 डिजिट आफ्टर millimeter through use of vernier caliper. It is very useful in measuring small things, जैसे कि आपको रेलिंग का डेप्थ नापना है या reinforcement बार्स को नापना है, उन सारी चीज़ों के मेजरमेंट्स के लिए आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हो। ओके, नाउ वर्नियर कैलिपर्स हो चुके एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन न्यू टूल जो कि बहुत फास्ट एंड बहुत ईजी वे में आपको मेजरमेंट्स करने के लिए हेल्प करता है एंड दैट इज लेजर डिस्ट्रोमीटर। Now this laser distrometer is a Bosch laser distrometer जो कि अराउंड 2000 to 3000 के रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, आप जहाँ पे भी खड़े हो आप वहाँ पे खड़े रहो, जहाँ पे आपको मेजरमेंट लेना है एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन। वंस यू प्रेस दिस बटन आपका यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाता है एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस टिल द ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे आपको मेजरमेंट करना है एंड इट विल गिव द मेजरमेंट ऑफ दैट प्लेस। सो बेसिकली अगर मैं दिखाऊं कि इस रूम के डायमेंशंस मुझे नापने हैं, सो हम कैसे नापेंगे, आई जस्ट शो यू। आई गो टू वन एंड ऑफ द वॉल, आई पुट द लेजर डिस्ट्रोमीटर लाइक दिस एंड हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे एंड दिस gives us the dimension of the room wall to wall, that is 5.5 meter. Similarly, other way का direction भी हम नाप सकते हैं and we can get the dimensions easily. It is a very handy tool, especially अगर आपको height नापना है, especially आपको अगर inaccessible places को नापना है, तो this can become very very handy. But the downside of this is it cannot be used in bright sunlight, क्योंकि ये लेजर से काम करता है। अगर आपका सनलाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट्स वोंट बी विजिबल एंड इट विल नॉट बी एबल टू गिव यू एन एक्यूरेट मेजरमेंट। ओके, सो हमने डायमेंशंस देखा एंड उनको मेजरमेंट करने के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड किस मटेरियल को किस यूनिट में मेजरमेंट कर। सो अभी हम हैं स्टील यार्ड में एंड यहाँ पे हमें जो दिख रहा है दे आर ऑल TMT बार्स। नाउ TMT बार्स का स्टैंडर्ड लेंथ होता है, ये 12 मीटर के लेंथ में आता है एंड ईच बार हैज इट्स ओन डायमीटर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिफरेंट बार्स के डायमीटर्स होते हैं 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 35 mm एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ द वेट एंड द बार डायमीटर, सबसे पहले जब भी स्टील की गाड़ियाँ आती हैं तो इसके हम लॉट में लाते हैं एंड ये टन में मेजर करके लाया जाता है। जहाँ से भी आपका जिस भी प्लांट से आप ला रहे हो या जिस भी गोडाउन से ला रहे हो वहाँ पे टनेज में इनवॉइस आपको दे दिया जाता है। जो गाड़ी होती है जिसमें कि स्टील आता है उसको मेजर किया जाता है एंड उसका टनेज आपको लिखा हुआ आता है इनवॉइस में। ये एक चेक होता है। दूसरा, जब स्टील आ गया साइट पे तो आपको उस लॉट को रखना है, वो पर्टिकुलर डाया का है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हम एक स्टील का एक बार उठाएंगे। नाउ एज यू कैन सी दिस इज FE 550D steel. Now what is 550 is a matter of a different video. Do let me know in the comment box if you want to know more about the quality of steel जो कि आप पता कर सकते हो by its imprintation. Now here जो भी बार होता है इसके डायमीटर को हमें नापना होता है। इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से हम बार का डाया नाप लेते हैं
एंड इसके वेट को नापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड वेट लेते हैं जो कि अराउंड 1 मीटर का होता है। 1 मीटर का एक स्टैंडर्ड वेट लेके हम उसको साइट के लेबोरेटरी में जो हमारे पास स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं वहाँ पे हम उसको मेजर करते हैं। एंड 1 मीटर का जो स्टैंडर्ड वेट है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी डाया का स्टैंडर्ड वेट आप निकाल सकते हो फॉर 1 मीटर, उसके साथ मैच करते हैं। देयर इज अ स्लाइड वेरिएशन जो कि अराउंड 0.05 to 1% के आसपास का वेरिएशन आ सकता है। उस वेरिएशन को नज़र में रखते हुए वी कंसिडर द वेट ऑफ द स्टील एंड कीप इट इन रिकॉर्ड। नाउ डिफरेंट डाया ऑफ TMT बार्स के क्या स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं ये आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। यू कैन चेक इट आउट फॉर योर नॉलेज एंड यू कैन कीप द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग। स्टील के बाद नेक्स्ट आता है सीमेंट। नाउ सीमेंट को बैग्स में नापते हैं, जैसे कि इस तरह के बैग्स हैं। नाउ जब भी सीमेंट हमारा साइट पे आता है उनको गोडाउन्स में स्टोर किया जाता है, और गोडाउन्स में स्टोर करने का एक प्रॉपर टेक्निक है, इसका एक मेथडोलॉजी है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट टू नो द मेथडोलॉजी ऑफ स्टोरिंग द सीमेंट इन द गोडाउन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट फॉर नाउ लेट अस नो कि इसको बैग्स में ही क्यों नापते हैं। देखो, जब भी सीमेंट आता है वो सबसे पहले तो गोडाउन में घुसने से पहले उसको डॉकेटिंग किया जाता है एंड ईच बैग इज डॉकेटेड एंड आफ्टर दैट उसको हम इशू करते हैं। नाउ जो भी बैग आता है, 1 bag of cement is 50 kg of cement. So essentially we are measuring bags or the weight of the cement. जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो एवरीडे डेली यूज़ के लिए सीमेंट को हमें इशू करना पड़ता है। सपोज करो कि कॉन्क्रीटिंग करना है आपको, तो कॉन्क्रीटिंग के लिए आपका प्री डिटरमाइंड कोफिशिएंट रहता है सीमेंट का। 1 cubic meter ऑफ कॉन्क्रीट के लिए आपका सीमेंट कितना यूज होना है, इट इज ऑलरेडी डिटरमाइंड। एंड नाउ इफ यू आर इशूइंग से फॉर 5 cubic meter ऑफ कॉन्क्रीट, यू आर प्री डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी। तो आपका मैच होता है कि हमारे प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी कितना है और हमने इशू कितना किया। सो आप मैच कर सकते हो। एंड बैग्स इज अ प्रॉपर वे ऑफ मैचिंग इट बिकॉज इट इज ईजियर टू मेजर द बैग्स। दैट्स वाई हम बैग्स में मेजर करते हैं, इसको क्यूबिक मीटर में या फिर वेट्स में मेजर नहीं करते हैं। बैग्स से मेजर करने से ऑटोमेटिकली आप वेट्स में मेजर कर ले, तो क्यूबिक मीटर में मेजर करने का कोई पॉइंट नहीं बनता बिकॉज इट इज ईजियर टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ बैग्स। एज यू कैन सी हियर वी आर हैविंग स्टॉक्स ऑफ सीमेंट इन द गोडाउन, सो यहाँ पे हम इजीली बैग्स को काउंट कर सकते हैं। अनदर थिंग टू नोट इज दैट जब भी हम इसको एंटर करते हैं अपने गोडाउन में तो हम एक डॉकेटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, तो दिस प्रिवेंट्स एनी काइंड ऑफ मिसयूज ऑफ द सीमेंट। अगर आप बैग्स के नंबर्स में आप नाप भी लेते हो, बैग्स के नंबर से आप एनी काइंड ऑफ थेफ्ट आप प्रिवेंट कर सकते हो। दैट्स व्हाई हम इसको बैग्स में ही नापते हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं साइट पे एंड साइट पे हमारा कंक्रीटिंग चल रहा है। नाउ आई विल शो यू हाउ कंक्रीट लुक्स लाइक। कम अलोंग। एज यू कैन सी कंक्रीट एक केमिकल कंपाउंड है। यहाँ पे एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट एंड एडमिक्सचर सारे को मिला के हम एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं एंड ये एक फ्लूइड स्टेट में होता है जब ये ग्रीन होता है। नाउ नेचुरल सा क्वेश्चन ये आता है कि जब ये ग्रीन होता है एंड फ्लूइड स्टेट में है तो इसे हमें लीटर में नापना चाहिए। अब हम इसे लीटर में क्यों नहीं नापते हैं, मीटर क्यूब में क्यों नापते हैं, इसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड कि कंक्रीट को हम बनाते कैसे हैं। कंक्रीट बनाने के लिए हम ड्रम मिक्स का यूज़ कर सकते हैं या बैच मिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रम मिक्स के लिए एक ड्रम रहता है साइट पे, अनफॉर्चुनेटली इन दिस साइट वी डोंट हैव दैट ड्रम, या नहीं तो एक बैच मिक्स प्लांट होता है। बैच मिक्स प्लांट अगर साइट पे इनफ स्पेस है तो हम बैच मिक्स प्लांट साइट पे ही डालते हैं, अगर नहीं है तो हम साइट जहाँ बाहर में हमारा RMC प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हम बैच मिक्सिंग करवाते हैं एंड उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ इस तरह के कंक्रीट की गाड़ियाँ आती हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिट मिक्सर्स। आई शो यू हाउ द ट्रांजिट मिक्सर इज। दिस इज अ ट्रांजिट मिक्सर। ट्रांजिट मिक्सर में कंक्रीट को बैच मिक्स से लाया जाता है साइट पे एंड ये कंसिस्टेंटली घूमता रहता है, जैसे कि आप देख रहे हो एक पर्टिकुलर RPM में ये ढूंढता रहता है सो दैट कंक्रीट कंटिन्यूसली हीट सोका जाए। सो कि साइट पे पहुंचने में एंड साइट में अप्लाई करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसमें हम एडमिक्सचर्स के डोजेस भी डालते हैं सो दैट कंक्रीट रिमेन्स इन वेट स्टेट। सो आप देख सकते हो कि कंक्रीट को हमें कंटिन्यूसली हिलाते रहना पड़ता है, कंटिन्यूसली इसमें एडमिक्सचर्स के डोजेस डालने पड़ते हैं सो दैट इट कीप्स इन फ्लूइड स्टेट। अगर हम डिले करेंगे देन कंक्रीट सेट हो जाएगा। सो देयर इज एन अर्जेंसी टू यूज द कंक्रीट एट द प्रॉपर प्लेस, इसीलिए हम कंक्रीट को प्रॉपर प्लेस में यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा स्लैब कास्टिंग चल रहा है, तो यहाँ पे स्लैब का बीम के लिए प्रॉपर लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ होता है। उस स्लैब के लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ में हम कंक्रीट को ले कर देते हैं। वंस इट सेट्स, इट स्ट्रेंथेंस, इट्स हार्डन्स, उसके बाद हम इस पे शटरिंग को डी शटर करते हैं एंड उसके बाद इसके डायमेंशंस को लेके इसका वॉल्यूम नाप लेते हैं। तो दैट्स हाउ वी मेजर कंक्रीट।
टीएमटी बार्स, सीमेंट एंड कंक्रीट के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमें नापने के लिए होता है दैट इज प्लास्टर। तो प्लास्टर को हम कैसे मेजर करते हैं? प्लास्टर हम हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। सी राइट नाउ वी हैव अ प्लास्टर्ड सरफेस, ऑफ कोर्स इट हैज बीन रफेंड बिकॉज ऑफ हम इस पे क्लैडिंग लगाने वाले हैं, इसीलिए इसको रफ किया गया है, बट दिस इज हाउ द प्लास्टर सरफेस इज। द प्लास्टर कैन बी 6 mm, 12 mm, 18 mm एंड हायर विथ द प्लास्टर। यदि वो प्लास्टर जो 18 mm से ज़्यादा का हम प्लास्टर करेंगे उसे हम 2 कोट में प्लास्टर करते हैं एंड इसके लिए हमें स्पेशल कंपाउंड्स भी डालने पड़ते हैं, बट दैट्स अ मैटर ऑफ ए सेपरेट वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको प्लास्टर के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए। नाउ प्लास्टर को हम स्क्वायर मीटर में क्यों मेजर करते हैं? सिंपली बिकॉज इट इज ईजियर टू मेजर द प्लास्टर इन स्क्वायर मीटर्स। आप किसी भी वॉल सरफेस को ले लो एंड उसके लेंथ एंड विड्थ को नाप लो, यू कैन गेट द स्क्वायर मीटर ऑफ दैट एरिया। जब प्लास्टर ग्रीन होता है तो उसके थिकनेस को हमें मेजर करना पड़ता है। 2-3 प्लेसेस में हम ग्रूविंग्स डालते हैं एंड वी चेक दैट मिनिमम थिकनेस जो हमारा डिजायर्ड है वो हमें मिल रहा है कि नहीं। 6 mm प्लास्टर यूजुअली आरसीसी सरफेसेस पे होता है। इंटरनल प्लास्टर जब भी हम करते हैं तो 12 mm पे करते हैं एंड बाहर का जब भी हम प्लास्टर करेंगे, एक्सपोज्ड फेसेस का प्लास्टर करेंगे, दैट विल बी 15 mm और 18 mm। आफ्टर प्लास्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें मेजर करना सीखना आना चाहिए दैट इज पेंट। नाउ पेंट को नापने के लिए हम 2 यूनिट्स का यूज करते हैं, एक लीटर्स एंड दूसरा स्क्वायर मीटर। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे दोनों मेजरमेंट करना जरूरी क्यों है? दिस इज बिकॉज पेंट इज समथिंग जहाँ पे सबसे ज्यादा चोरी होने के चांसेस होते हैं। आई टेल यू व्हाई। सपोज करते हैं कि 1 लीटर ऑफ पेंट आपको किसी वॉल पे लगाना है। नाउ टू गेट अ परफेक्ट डिजायर्ड लेवल ऑफ शाइन और एस्थेटिक we need certain minimum requirement of paint. Now you will ask me कि पेंट को 2 यूनिट्स में मेजर करने की जरूरत क्या है? लीटर्स में भी मेजर कर रहे हैं, स्क्वायर मीटर्स में भी मेजर कर रहे हैं। रीजन इज दैट पेंट इज समथिंग जहाँ पे थेफ्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। Now to get desired sheen on the wall surface, you need certain minimum area coverage of a certain degree, a certain quantity of paint. से 1 लीटर ऑफ पेंट कितने स्क्वायर मीटर पे यूज होना है ये आपके पास प्री डिटरमाइंड होता है। अगर वो पेंट उतने स्क्वायर मीटर में यूज नहीं होता, वी वोंट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ शाइन। दैट्स वाई सबसे पहले हम पेंट को लीटर्स में नापते हैं जब हम पेंट को इशू करते हैं हमारे पेंटर को। इसके बाद वंस द पेंट इज डन ऑन दैट सरफेस, एट द एंड ऑफ द डे हम उस एरिया को नापते हैं जहाँ पर उसने पेंट किया है। जो हमारा कोफिशिएंट है, जितना लगना है 1 स्क्वायर मीटर पे या डिजायर्ड स्क्वायर मीटर पे पेंट, वो उतना लगा कि नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए लीटर में भी पेंट को नापना है एंड स्क्वायर मीटर में भी नापना है। तो लीटर में नापने के लिए पेंट के जो डब्बे आते हैं, यूजुअली 20 लीटर्स का डब्बा आता है, 5 लीटर का डब्बा आता है, 10 लीटर का डब्बा आता है। यू कैन नो दैट, यू कैन इशू दैट एंड एट द एंड ऑफ द डे जितना पेंट सरफेस हुआ है उस पेंट सरफेस को आपको नाप लेना है थ्रू स्क्वायर मीटर्स एंड दैट्स हाउ यू नो दैट एक्चुअल पेंट जितना लगना है उतना यूज हुआ कि नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग स्किल जो आपको आना चाहिए वो है स्टैंडर्ड वेट्स ऑफ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जो आप यूज करते हो साइट पे, जैसे कि स्टील, सीमेंट, इनके स्टैंडर्ड वेट्स कितने कितने होते हैं। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि स्टील का जो स्टैंडर्ड वेट है वो डायमीटर स्पेसिफिक होता है। इसका डेंसिटी 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है एंड 8 mm, 10 mm हर एक डाया की अलग अलग बार्स का आपका स्टैंडर्ड वेट होता है। द वेट कैन बी कैलकुलेटेड एज बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 kg। यहाँ से आप स्टैंडर्ड वेट्स नाप सकते हो। सेकेंड थिंग जो आप नापते हो दैट इज सीमेंट। अब सीमेंट को नापने के लिए हम बैग्स का यूज करते हैं एंड स्टैंडर्ड जो सीमेंट को नापने के लिए होता है, एक बैग में 50 kg ऑफ सीमेंट होता है। सिमिलरली कंक्रीट का जो डेंसिटी होता है, आरसीसी कंक्रीट यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जो आप यूज करोगे, जो डिजाइन मिक्स होके आता है, उसका जो स्टैंडर्ड वेट होता है दैट इज 2400 kg पर मीटर क्यूब। देन एग्रीगेट्स, अगर कोर्स एग्रीगेट्स यूज कर रहे हो आप तो कोर्स एग्रीगेट्स 1600 to 1950 kg पर मीटर क्यूब का डेंसिटी में होता है। नाउ इसका वॉल्यूम मेजर करो एंड यू विल गेट कि कितना केजी ऑफ एग्रीगेट्स आपका यूज हो रहा है। सिमिलरली फाइन एग्रीगेट्स जो सैंड मिलता है वो अराउंड 1800 to 2100 kg पर मीटर क्यूब होता है। जो सॉयल होता है, अगर आपका नॉर्मल सॉयल है, मुर्रम है या फिर सिल्टी सॉयल जो हम यूज करते हैं मोस्टली, वो सॉयल का डेंसिटी 1800 to 2000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं एंड ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो। बेसिक यूनिट्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए वो है स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स, जैसे कि बेडरूम या फिर लिविंग रूम। इसके स्टैंडर्ड डायमेंशंस कितने होने चाहिए? एक बेडरूम का स्टैंडर्ड डायमेंशन 3 मीटर बाय 3.6 मीटर के आसपास होता है। अगर आप
एक बजट बेडरूम देख रहे हो, अगर आपका बड़ा बेडरूम है जैसे कि विलाज में मिलते हैं या फिर बड़े बंगलोज बना रहे हो किसी के लिए, वहाँ पे अगर आपको रूम बनाना है तो इट विल बी समवेयर अराउंड 4.2 मीटर बाई 3.6 मीटर, तो या नहीं तो 4.5 मीटर बाई 4.2 मीटर, ये एक स्टैंडर्ड रूम साइजेस होते हैं। इसके अलावा लिविंग रूम जो आप कॉमन फ्लैट्स में मिलता है आपको, दैट इज़ अराउंड 4.2 मीटर बाई 5.4 मीटर। तो इस तरह के स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। टॉयलेट अगर आपका अटैच टॉयलेट है, छोटा टॉयलेट्स बनता है, तो यूजुअली ये 6 फीट बाई 8 फीट का होता है, यानी कि 1.8 बाई 2.4 मीटर। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। द रेंज इज लाइक विड्थ का रेंज मिनिमम 1.2 मीटर से 1.8 मीटर के आसपास होता है। लेंथ का रेंज 2.1 टू 2.4 मीटर का होता है। सिमिलरली किचन का जो डायमेंशन होता है समवेयर अराउंड 2.4 बाई 3 मीटर्स का होता है। अगेन ऑल दिस डायमेंशंस वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट ऑन ए ब्रॉडर स्केल अगर आप मास प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे कि फ्लैट्स बना रहे हो या अपार्टमेंट्स बना रहे हो या क्वार्टर्स बना रहे हो गवर्नमेंट के, इन सारे जगहों पे जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो इतना ही होता है, 2.4 मीटर बाई 3 मीटर्स फॉर किचन, मे बी 600 mm प्लस माइनस हो सकता है, but this is what the standard sizes are. After standard dimensions of the rooms, let us now understand the standard dimensions of doors and windows. देखो, doors का जो minimum height है that is around 2.1 मीटर। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को बना रहे हो तो वहाँ पे height will increase to up to 2.4 meters, but usually it is 2.1 मीटर। The width of the door varies from the type of the door जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर बेडरूम है या फिर लिविंग रूम है, वहाँ पे जो बेडरूम के डोर्स के साइजेस होते हैं दैट इज़ अराउंड 1 मीटर, 900 mm टू 1 मीटर। अगर आपका मेन डोर है तो यहाँ पे 1.2 टू 1.5 मीटर होता है। टॉयलेट डोर्स हैं तो 750 mm टू 900 mm का डोर साइज होता है। सिमिलरली विंडोज़ के जो साइजेस होते हैं वो यूजुअली 4 फीट बाई 4 फीट या फिर 4 फीट बाई 3 फीट के होते हैं। हाइट हमेशा 4 फीट के आसपास ही रखते हैं हम। जो विड्थ होता है वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द रूम। रूम का साइज अगर बहुत छोटा है तो हम 3 फीट का विंडो रखते हैं, अगर बड़ा रूम का साइज है तो 4 फीट का विंडो का डायमेंशन रखेंगे। तो इन मीटर्स इट विल कन्वर्ट टू 900 टू 1200 mm इन विड्थ एंड हाइट विल ऑलवेज बी 1200 mm टू 1500 mm। सिल लेवल जो विंडो का बेस होता है, दैट सिल लेवल विल बी एट 900 mm फ्रॉम द फिनिश्ड फ्लोर लेवल। एंड लिंटल लेवल जो होता है, जो आपको एक लिंटल देना पड़ता है जहाँ पे आप कोई भी ओपनिंग दे रहे हो ब्लॉक मैसोनरी में, ब्रिक मैसोनरी में, तो उसके लिए उस ओपनिंग को सपोर्ट करने के लिए हमें एक बीम देना पड़ता है। दैट बीम इज कॉल्ड लिंटल बीम। तो लिंटल बीम जो होता है हमेशा 2.1 मीटर पे होता है। डोर का हो चाहे विंडो का हो, वो हमेशा 2.1 मीटर पे ही रहेगा। अगर आप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बना रहे हो तो विंडो के डायमेंशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इट विल बिकम 1500 टू 1800 mm। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द रूम विंडो के साइजेस बनते हैं। डोर्स एंड विंडोज़ के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है फ्रेम्स। डोर के जो फ्रेम्स होते हैं उसके क्या डायमेंशंस होते हैं। तो डोर्स के जो फ्रेम्स होते हैं, आई वांट यू गाइस टू गो एंड चेक आपके रूम में जो डोर फ्रेम लगा हुआ है उसका साइज क्या है। बेसिकली पहले आप ये समझ लो कि डोर का लेंथ एंड विड्थ कहाँ होता है। उसके लिए आई जस्ट गो टेक यू टू अ फ्रेम। हियर वी हैव ए डोर फ्रेम। नाउ दिस इज अ सिंगल रिबेट डोर फ्रेम। सिंगल रिबेट क्या होता है, देखो जब भी वो फ्रेम होता है ना, डोर फ्रेम में एक ग्रूविंग दिया जाता है जहाँ पे आपका डोर आके रेस्ट करेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिबेट। सो इट्स अ सिंगल रिबेट, मीन्स कि एक साइड में ही डोर आएगा। अगर इट्स अ डबल रिबेट दैट मीन्स इतना ही ग्रूविंग अदर साइड में भी होगा एंड 2 डोर्स आके फिट हो पाएंगे। यूजुअली बालकनी के जो डोर्स होते हैं जहाँ पे एक मेश डोर आके सेट होगा एंड एक कॉमन नॉर्मल डोर आके सेट होगा, वहाँ पे डबल रिबेट फ्रेम लगेगा। दिस इज अ सिंगल रिबेट फ्रेम। नाउ दिस फ्रेम में दिस वन इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द फ्रेम and this one is called depth of the frame. तो अगर ये width की बात करें तो this width ranges from 75 mm to 150 mm. This current one which we are seeing here is 125 mm. And ये जो depth होता है this ranges from 75 mm to 125 mm. So यहाँ पे जो हम अभी देख रहे हैं this is 75 mm. So ये frame क्या है, 75 by 125 single rivet frame. Similarly अगर frame 100 mm by 150 mm है, so we'll say 100 mm by 150 mm of frame. So this is how frame is defined. So that's it for the first part of basics of civil engineering video, guys. A lot of effort has gone into this. I have done a lot of research. I've done a lot of shooting in the site for you guys, and it will be highly helpful for me अगर आप लोग इस channel को subscribe करते हो,
इस वीडियो को शेयर करते हो एंड कमेंट्स में बताते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइज कमेंट ऑन दिस. दैट्स हाउ आई विल नो कि दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल टू you, and it will help me to keep making more such kind of videos in this series. I intend to make a lot of videos in this series, so please support me, and I hope that this video has enriched you, this video has helped you as a civil engineer. आपको इस तरह के वीडियोस से और अच्छा सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज देने की कोशिश मैं करता रहूँगा इस चैनल में. See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय.